हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्वालामुखी। हमारा टॉपिक क्या होगा? ज्वालामुखी का वोल्केनो। ज्वालामुखी या आप बोल सकते हो वोल्केनो। देखिए, हमने जब भूसंचलन वाला टॉपिक पढ़ा था इस भूआकृति विज्ञान में, तो हम उसके अंदर क्या पढ़ा? एक तो अंतर्जात बल पढ़े थे, एक बहिर्जात बल। अंतर्जात बलों में हमने बात की थी ज्वालामुखी की और भूकंप की। एक क्रिया और हमने उसमें बात की एवालांस की क्रिया। एवालांस होता है अचानक पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो अंतर्जात बलों के कारण भूस्खलन की क्रिया हो जाए या हिमस्खलन की क्रिया हो जाए, उसको हम अंतर्जात बलों में ही गिनते हैं। अंतर्जात बलों में ही हम भूकंप को, ज्वालामुखी को, इनको भी काउंट करते हैं। तो हम अंतर्जात बलों के कारण आज जो अपना टॉपिक था, हमने बहिर्जात में हमने चर्चाएं कर ली हैं, लेकिन बहिर्जात के वो टॉपिक्स हमने नहीं पढ़े अभी, जो नदी के कार्य हैं, पवन के कार्य हैं, हिमानी के कार्य हैं, उनको हम इन टॉपिकों के बाद में कर लेंगे। हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो अंतर्जात बल जो हैं, वहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी जो टॉपिक थे उनको करते हैं एक बार। हम चट्टानों को भी पढ़ेंगे इसके साथ में। तो पहले हमें चट्टान पढ़ने से पहले हमें ज्वालामुखी के बारे में जानना होगा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो है ज्वालामुखी, वोल्केनो। हम इस वोल्केनो के बारे में जाने तो इस वोल्केनो, इंग्लिश में वोल्केनो बोलते हैं ज्वालामुखी को। इसका सामान्य सा अभिप्राय हम देखें, इसका अभिप्राय यानी इसका अर्थ क्या है, तो सिंपल सी भाषा में इसको कहते हैं गॉड ऑफ फायर। क्या बोलते हैं? इसका अर्थ क्या है? गॉड ऑफ फायर, अग्नि के देवता। क्या है? अग्नि के देवता। यूनान में इसको अग्नि के देवता बोलते हैं। यूनान में क्या बोलते हैं? अग्नि का देवता, वोल्केनो को। इसलिए इसको ज्वालामुखी या इटली की जो मुख्य भूमि है, इटली जो देश है, कहाँ पर इटली देश? यहाँ पे हम बात करें यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप के अंदर इस आकृति में यहाँ पे देखें तो ये जो निकला हुआ भाग है, ये वाला भाग, इसको हम इटली देश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इटली देश। यहाँ पर ये निकला हुआ भाग है, इसको हम कहते हैं अरेबियाई प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं इसको? अरेबियाई प्रायद्वीप, जिसके अंदर दो देश हैं, एक तो है यहाँ पे पुर्तगाल और एक है यहाँ पे स्पेन। ये दो देशों से मिलकर के बना हुआ प्रायद्वीप है, इसको हम अरेबियाई प्रायद्वीप बोलते हैं। यहाँ इसके पास में जो ये निकला हुआ भाग है प्रायद्वीप, ये भाग है इटली, जो तीन ओर जल से घिरा हुआ है। ये पूरा का पूरा जो सागर है, इस सागर का नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है इसका? यहाँ पे इसको कहते हैं भूमध्य सागर। इसी भूमध्य सागर का नाम है रोम सागर। कभी आप देखने को मिले आपको, इसको ही क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर बोलते हैं, भूमध्य सागर। और इसी को बोलते हैं रोम सागर। क्या बोलते हैं इसको? रोम सागर। ठीक है। इसके अंदर भी छोटे छोटे सागर हैं यहाँ पर इसके अंदर भी छोटे छोटे सागर हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं यहाँ पे सीमांत क्षेत्र में एक सागर है टेरिहेनियन। क्या बोलते हैं इसको? टेरिहेनियन। टेरिहेनियन सीमांत सागर है। कैसा सागर होगा? सीमांत। देखिए, एक तो होता है आंतरिक सागर, एक होता है सीमांत सागर। ठीक है। एक होता है खुला सागर, ठीक है, एक होता है बंद सागर। तो हम यहाँ पे इस सागर की बात करें तो ये जो सागर है टेरिहेनियन, ये सीमांत सागर है इटली का। इटली की जो मुख्य भूमि है, इस भूमि के पास में ही, इसके समीप ही एक सागर बना हुआ है, ये टेरिहेनियन। इस टेरिहेनियन जो सीमांत सागर है, इसमें एक वोल्केनो नामक, इसके पास में ही
एक वोल्केनो नामक, यहाँ यूनान है, ठीक है, यूनान के पास में ही यहाँ एक वोल्केनो नामक ज्वालामुखी जो पर्वत है, क्या है कि ज्वालामुखी पर्वत, उससे बना हुआ एक द्वीप है। समझ रहे हो बात मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ इटली की मुख्य भूमि के पास में ये सीमांत सागर है टेरिहेनियन। इस टेरिहेनियन के जो पास में या उसके अंदर यहाँ पे हम कह सकते हैं एक वोल्केनो नामक ज्वालामुखी पर्वतीय द्वीप है। यानी वो द्वीप बना कैसे है, वो पर्वत बना कैसे है, ज्वालामुखी से निकलने के से जो लावा निकला था उससे बना हुआ द्वीप है। तो उस द्वीप का नाम रखा हुआ है वोल्केनो। तो पूरे विश्व के अंदर हम देखें तो उसके अनुसार जो द्वीप बनते हैं, जो ज्वालामुखी निकलती है, उसके समरूप जो भी विशेषताएं जहाँ पर भी देखने को मिलते हैं वहाँ उसको हम ज्वालामुखी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ज्वालामुखी कह देते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, हम कहते हैं कि जो इटली देश है इसकी मुख्य भूमि है, इसके पास में एक सागर है टेरिहेनियन सागर, उसके अंदर यहाँ पे वोल्केनो नामक एक ज्वालामुखी जो पर्वतीय द्वीप है, उसके समान अगर कहीं पर भी आपको जो विशेषताएं दिखें, उस पर्वतीय द्वीप के समान जहाँ पर भी विशेषताएं हमें देखने को मिले, उनके समरूप ही विशेषताएं देखने को मिले, तो उनको हम वोल्केनो या ज्वालामुखी कहते हैं। तो यहाँ पर यूनान से ये नाम निकला हुआ है वोल्केनो या ज्वालामुखी, इसको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। यहाँ पे हम कहें कि इस ज्वालामुखी की चर्चा करें तो इस ज्वालामुखी का अभिप्राय होता क्या है, ज्वालामुखी होती क्या है, तो ये एक आंतरिक या आकस्मिक घटना है। हम कह सकते हैं ये आकस्मिक बल है। आकस्मिक बल, एक तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी अंतर्जात बलों में, एक तो हमने पढ़ा आकस्मिक बल, एक हमने पढ़ा मंद गति से निर्मित होने वाले बल। हमने पढ़ा था आकस्मिक का मतलब अचानक होना, यानी कम समय में होना, यानी अल्पकालिक होना। क्या क्या कह सकते हैं हम इसको? अल्पकालिक, यानी कम समय के लिए। आकस्मिक का मतलब ही क्या हो गया? आकस्मिक, आकस्मिक का मतलब हो जाता है कम समय के लिए, यानी अल्पकालीन, अल्पकालीन। और एक होता है मंद गति। एक क्या होता है? मंद गति। मंद गति का मतलब दीर्घकालीन, लंबे समय तक चलता है, दीर्घकालीन होता है, ठीक है। तो ये अंतर्जात बलों में आकस्मिक घटना है। कैसी घटना है? आकस्मिक, जो अचानक कम समय के अंदर ही निर्मित होने वाली घटना है, जिसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। इसका तात्पर्य सीधा सा हम कह सकते हैं, यानी ज्वालामुखी से तात्पर्य है कि जो अपने किसी भी एक छिद्र के द्वारा या उस छिद्र या उस दरार से निकलती है, जहाँ से निकलती है ज्वालामुखी, उसके द्वारा उसमें से गर्म लावा निकले, गैस निकले, पत्थर के टुकड़े निकले, ठीक है, या धूल निकले, उसको हम कहते हैं ज्वालामुखी। क्या कहते हैं हम उसको? ज्वालामुखी कहते हैं। इससे क्या तात्पर्य है? इसका अभिप्राय क्या है? ज्वालामुखी से हम क्या तात्पर्य मानते हैं? इसका अर्थ क्या मानते हैं? हम कहते हैं ज्वालामुखी उसको कहते हैं कि जो भी इस पृथ्वी के धरातल हो सकता है, पृथ्वी सतह हो सकती है, कहीं से भी कोई छिद्र हो या कोई दरार हो, उस दरार से जो पृथ्वी के अंदर का जो लावा है, गर्म लावा, वो बाहर निकलता है, या अंदर की गैस बाहर निकलती है, या अंदर से पत्थर के टुकड़े निकलते हैं, चट्टानी टुकड़े जो विखंडी टुकड़े होते हैं, या अंदर से धूल निकलती है, तो उसको हम कहते हैं ज्वालामुखी। क्या कहते हैं उसको? हम ज्वालामुखी कहते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया जाए तो हम एग्जाम्पल के रूप में ये कहते हैं कि जो ज्वालामुखी है उसको हम कैसे देख सकते हैं, तो हम सिंपल से अपने घरों में जो कुकर होता है, प्रेशर कुकर होता है, उसको देखें, वो सेम का सेम ज्वालामुखी का ही एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आप कहोगे कुकर कैसे है? आप कभी कुकर में दाल बनते हुए देखा होगा। जब दाल उबल जाती है, कुकर सीटी लेना स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय उसमें से सबसे ज़्यादा उस दाल का पानी बाहर निकलता है और उसके साथ में गैस निकलती है। क्या निकलती है? गैस निकलती है। तो आप देखते होंगे वहाँ पर कुकर ऊपर से बंद है, अंदर अगर प्रेशर लगेगा, अंदर अगर प्रेशर लगेगा, प्रेशर किसका लगेगा? या तो गैस का लगेगा, या उसमें जो पानी है वो जलवाष्प बन करके वो भाप बन जाएगा। उसकी भाप इतनी तेज़ हो जाएगी कि वो कुकर को फाड़ के भी निकल सकती है। इसीलिए वहाँ पर एक सीटी लगाई जाती है। वो सीटी ही यहाँ पे उस छिद्र का काम करती है जो ज्वालामुखी छिद्र होता है। हम बात करेंगे अभी उसकी संरचना की।
हम बात करते हैं ज्वालामुखी संरचना की, तो वहाँ पे देखते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है, पृथ्वी है, जैसे मानो ये धरातल है, ये क्या है, धरातल है, ये धरातल इस क्षेत्र में, जैसे यहाँ पे आंतरिक भाग की बात करें, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। इस आंतरिक भाग में ये चट्टानी क्रस्ट वाला भाग है। कैसा भाग होगा, ये क्रस्ट वाला भाग होगा। इसके नीचे ये सीमा वाला क्षेत्र है, यानी सियाल, सीमा और निभे, ये लिक्विड अवस्था में है, लावा या पिघले हुए अवस्था में मान सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो यहाँ का जो मैग्मा होगा, अगर इस क्षेत्र में क्रस्ट वाली चट्टानों के अंदर यहाँ पे कोई छिद्र है या कोई दरारी भाग है, ठीक है, या इसको ये जो छिद्र वाली या दरारी भाग है, ये दरार बनी हुई है इस क्रस्ट वाले भाग में, ठीक है, यहाँ से कोई ज्वालामुखी है, वो ज्वालामुखी बाहर आएगा, ये लावा मान सकते हो, क्योंकि यहाँ रेडियल प्रसार, आयतनीय प्रसार के कारण जो अंदर से रेडियोधर्मी तरंगे हैं, टेम्परेचर के कारण निर्मित जो संवहनीय तरंगे होती हैं, वो तरंगे यहाँ से लावा को ऊपर लाने का काम करती हैं। यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होने के कारण इस लावा को जहाँ भी जगह मिलेगी उससे घुस करके बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जब किसी चीज़ पे आप दबाव डालते हो तो वो दबाव देने से आप कहीं पर भी फॉर एग्जांपल के रूप में ले सकते हो, किसी भी चीज़ में अगर हम गर्म करेंगे तो उसको अगर भाप बन जाएगी तो उसके अंदर प्रेशर लगेगा और वो गैस निकलने की कोशिश करेगी। अगर उस किसी भी बर्तन में कर रहे हैं, वहाँ उसके अंदर कोई भी छिद्र होगा, छोटा सा भी छिद्र होगा, तो उससे निकलने की वो कोशिश करेगा। वैसे ही धरातल के अंदर की बात करें तो ये जो मैग्मा होगा, ये मैग्मा इस नली के अंदर से निकलने की कोशिश करता है और धरातल पर जहाँ पर ये निकलता है, इसके मुख को यहाँ पे वीवर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वीवर कहते हैं, वीवर या मुख कहते हैं, ज्वालामुखी मुख। समझ रहे हो बात। यहाँ पर ये अगर गैस और ये निकलेगा तो यहाँ पर विस्फोट के साथ बाहर निकलता है। क्या निकलेगा, विस्फोट के साथ। तो इसके अंदर कई प्रकार के तत्व बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये ज्वालामुखी नली है। क्या है ये, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी नली, जिसको हम प्लम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लम्स या पिच्छक बोलते हैं इसको, या इसको क्या बोलेंगे, पिच्छक। समझ रहे हो बात। इसको हम क्या बोलते हैं, पिच्छक बोलते हैं या प्लम्स बोलते हैं। ये ज्वालामुखी जो मैग्मा है उसका भंडार है यहाँ पे। ये क्या है, मेंटल वाला पार्ट है, सीमा वाला पार्ट है। यहाँ पे मैग्मा का भंडार है, जहाँ से मैग्मा धरातल पर आता है, मैग्मा भंडार। आपको बता दिया जाए, आंतरिक भाग में जो मैग्मा तरल अवस्था में होगा उसको मैग्मा कहेंगे। जैसे ही ये मैग्मा धरातल के ऊपर आएगा तो उसका नाम लावा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, लावा। समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पिच्छक या नली में से जो लावा है या मैग्मा है, वो जैसे ही धरातल पर आएगा यहाँ पे विस्फोटित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे विस्फोटित हो जाएगी। और विस्फोटित होने के बाद में जो यहाँ से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं, यहाँ से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या तो तरल पदार्थ होता है, या यहाँ पे गैस हो सकती है, या ठोस पदार्थ होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस क्षेत्र में क्या क्या निकलेगा, या तो यहाँ पे निकलेगा तरल पदार्थ। क्या निकलेगा, तरल पदार्थ, ठीक है, या निकलेगा इसमें से गैस, गैस या जल वाष्प, या निकलेगा इसमें से ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ। ये इसकी संरचना है। क्या है, ज्वालामुखी संरचना, संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर। यानी ज्वालामुखी को हम एक सिंपल वे में देख सकते हैं कि ज्वालामुखी होती कैसी है। वो बात अलग है कि इसकी आकृतियाँ, जो ज्वालामुखी लावा निकलेगा तो उसके कैसे स्थलाकृतियाँ बनेगी, उसकी हम चर्चा आगे कर लेंगे कि किस किस प्रकार की यहाँ पे स्थलाकृतियाँ निर्मित हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यही पता करना होगा कि ये ज्वालामुखी का जो लावा है वो आता कहाँ से है और किस रूप में बाहर आकर के आएगा, क्या क्या बाहर आता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। अंदर से जब मैग्मा ये लावा बाहर निकलता है तो अंदर से बाहर निकलेगा, तो ये तो हो गया तरल अवस्था, ये तो लिक्विड अवस्था है जो यहाँ से निकल करके बाहर आ जाएगी, ठीक है। और इसमें से जो गैस होती है वो गैस भी निकल जाती है। और यहाँ पे ठोस पदार्थ की हम चर्चा करते हैं तो इसके मार्ग में जो ये क्रस्ट वाली चट्टानें आती हैं,
इस क्रस्ट वाली चट्टाने में जब दबाव पड़ेगा तो यहाँ पे कोई टुकड़ा यहाँ चट्टान का टूट जाता है, वो टुकड़ा उसके साथ के आकर के ऊपर की ओर यहाँ पे निकल जाता है धरातल के ऊपर। तो इसके अंदर 3 प्रकार के यहाँ पे हम इस पदार्थों को देख सकते हैं। जैसे हम कुकर में बात करते हैं कि दाल, यहाँ पे जो दाल होती है वो अगर कुकर के अंदर पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे उसके अंदर प्रेशर लगने के लिए जगह नहीं मिलती, वहाँ उसके अंदर गैस इकट्ठी हो जाएगी और उसके बाद में उस गैस के साथ में आप कभी देखते होंगे दाल का पानी निकलता है और दाल के साथ में छोटे छोटे दाल के टुकड़े भी निकलते हैं, आपने ऐसा देखा होगा। ठीक है, तो वही क्रिया यहाँ पर भी होती है। अंदर से प्रेशर लगता है तो अंदर का जो लावा होता है वो बाहर निकलता है, उसके साथ में गैस भी निकलती है। या तो ये जो ज्वालामुखी होती है या तो ये निर्मित होती है तो नॉर्मल वे में होती है, या ये जो निर्मित नहीं होगी तो ये विस्फोट के साथ में होगी। यानी यहाँ से इसका जो ये दबाव है, ये विवर जो है मुख है, यहाँ से इतनी तेज़ विस्फोट के साथ में ये पदार्थ बाहर की ओर निकलते हैं कि धरातल से कई ऊंचाई पर जाकर के यहाँ पे ये बिखरते हैं, यानी आसमान में जाकर के ज्वालामुखी देखने को अपने को मिल पाती है, जिसको हम कहते हैं विस्फोटककारी ज्वालामुखी। समझ गए बात? तो यहाँ पर ये तो हो गई इसकी संरचना। ठीक है, ज्वालामुखी इस प्रकार से है। ज्वालामुखी जो नाम है वोल्केनो, वो यहाँ पर यूनान वाले क्षेत्रों में यहाँ पे इस ज्वालामुखी का नाम रखा गया है, जो कि इस इटली के पास में वोल्केनो जो ज्वालामुखी पर्वतीय जो द्वीप है उसके समरूप विशेषताओं के कारण इसका नाम वोल्केनो या ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी का सामान्य तात्पर्य हमने बता दिया है कि इसमें से जो छिद्र या दरार से जो निकलने वाले तरल पदार्थ होते हैं, विखंडित पदार्थ होते हैं या गैस होती हैं, जो ठोस टुकड़े होते हैं, उनको हम यहाँ पे ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात तो हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये ज्वालामुखी है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, किन कारणों से होती है और कहाँ होती है। तो हम इसके बात करें तो ज्वालामुखी जो उत्पत्ति होती है, ध्यान से सुनना इसको, ज्वालामुखी जो उत्पत्ति होती है इसका प्रमुख कारण क्या है? अंतर्जात बल होते हैं, यानी आंतरिक भाग में जो बल कार्य करते हैं वो इसका प्रमुख कारण होता है। अंतर्जात बल कौन से होते हैं? जो हमने अभी पहले जो टॉपिक पढ़े थे उसके अंदर हमने चर्चा की थी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियल प्रसार के कारण जो आरोही स्तंभ के रूप में जो समन्वय तरंगों के रूप में यहाँ पे प्रेशर लगते हैं, वो आकर के इस चट्टानी भाग के इस पे दबाव डालते हैं, यहाँ पे दबाव डालते हैं। तो ये आंतरिक बल जो होते हैं वो ज्वालामुखी को उत्पन्न करते हैं। तो प्रमुख इसके उत्पत्ति का कारण ही किसको मान लिया गया है? इस ज्वालामुखी को मान लिया गया है। जो आंतरिक भाग का जो मैग्मा होगा, पृथ्वी के धरातल का जो आंतरिक भाग का मैग्मा होगा, उसको मैग्मा को उत्सर्जन, जब हम पीटीटी पढ़ा था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा था, उस समय हमने मैग्मा का उत्सर्जन पढ़ा था। यानी विवर्तनी की क्रियाओं के अंदर हमने क्या पढ़ा था? विवर्तनी की, आपको याद होगा विवर्तनी की क्रिया क्या क्या होती हैं। तो हमने यहाँ पे कहा कि मैग्मा का उत्सर्जन, मैग्मा का उत्सर्जन यानी मैग्मा का बाहर निकलना। उत्सर्जन का क्या मतलब होता है? मैग्मा का बाहर निकलना, यानी उसके बाहर निकलने की जो प्रवृत्ति होती है, आंतरिक भाग में मैग्मा है उसका बाहर निकलने की जो प्रवृत्ति होती है वो मंद ज्वालामुखी की प्रवृत्ति मान सकते हैं या तीव्र या विस्फोटकारी भी मान सकते हैं। तो वो मैग्मा है। कुछ मैग्मा होगा, ध्यान देना, कुछ मैग्मा होगा वो आंतरिक चट्टाने, जैसे ये चट्टानी भाग है, ये क्रस्ट वाला भाग है, इसके अंदर जो ये चट्टाने है इसके अंदर ये दरार है, मानो यहाँ पर ये दरार है, इस भाग में ये दरार है, तो ये मैग्मा इन दरारों के अंदर भी घुस सकता है, इधर भी चला जाएगा। यहाँ से निकलने वाला मैग्मा, इस दरारों में जगह मिलनी चाहिए। किसी भी लिक्विड अवस्था को अगर हम बात करें, कोई भी वस्तु है लिक्विड अवस्था में है तो उसको जहाँ भी जगह मिलेगी तो वहाँ पर वो चला जाएगा। जैसे आप कहीं पर भी देख सकते हो, किसी भी, अगर आप पानी को गिराओगे, पानी को अगर हम यहाँ पे एक जगह फर्श में पानी गिरा दिया और अगर यहाँ पे फर्श में हमने यहाँ पे धारी बना दी, 3-4 धारी बना दी, तो वो पानी गिरेगा तो उसको जहाँ भी जगह मिलेगी उधर ही वो चला जाएगा। तो इस मैग्मा को जिधर जगह मिलेगी उधर वो घुस जाएगा। तो ये तो आंतरिक भाग हो गया। पृथ्वी के आंतरिक भाग में यहाँ पे जो दरारी भाग है, चट्टानी भाग है, उसमें अस्थानिक, यानी स्थान एक जगह तो रहेगा नहीं, आगे की ओर फैलता रहेगा, तो अस्थानिक होकर के ये मैग्मा है वो आंतरिक चट्टानी परतों का निर्माण करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये लावा है, लावा आकर के यहाँ जमा हो जाएगा और जमा होकर के ये जो लावा होगा, जो मैग्मा होगा वो चट्टान का रूप धारण कर लेगा। या फिर क्या होगा,
तीव्र ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है उसके कारण ये मैग्मा बाहर निकल करके इस क्षेत्र में कोई भी प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण कर देगा। कई प्रकार की यहाँ पे स्थलाकृतियाँ, हम जियोमॉर्फ बोलते हैं, भू-आकृतियाँ बोलते हैं, उनका निर्माण कर देता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि ये ज्वालामुखी इस प्रकार से आंतरिक बलों के कारण बाहर निकलता है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये आंतरिक जो बल हैं इनके कारण जो स्थिति है, कोई भी स्थिति है ज्वालामुखी की, वो उत्पन्न होने के लिए जो हम बात करते हैं तो वो क्षेत्र कौन से होते हैं, उनकी स्थितियाँ कहाँ पर बनती हैं। तो हम पहले क्या कहते थे कि ये स्थिति वहीं पर बनेगी जहाँ या तो अभिसरण किनारा होगा, यानी जहाँ पर अभिसरण किनारे होंगे वहाँ पर दो ये क्रस्ट वाले टुकड़े जहाँ पे टकराते हैं उस क्षेत्र में इस मैग्मा को निकलने के लिए जगह मिल जाती है। चाहे वो अभिसरण किनारे के रूप में हम महासागरीय प्लेट का भी बोल सकते हैं, या हम महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट का बोल सकते हैं, या कुछ हम स्थितियों में महाद्वीप प्लेट का भी अभिसरण किनारा हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो किनारे होते हैं, वैसे हम विश्व के संदर्भ में पढ़ें तो ये भूमध्य सागर वाला ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के ज्वालामुखी यानी अभिसरण किनारे वाली जो ज्वालामुखी है उनको हम देख सकते हैं। तो अभिसरण किनारे जहाँ पर भी होंगे उस अभिसरण किनारे यानी कन्वर्जन जोन जहाँ पर होते हैं उस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोटककारी ज्वालामुखी निर्मित होती है। उस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हम बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी जो अभिसरण की क्रिया से या कन्वर्जन जोन से जो ज्वालामुखी निर्मित होती है वो यहाँ पे भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होते हैं इस क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि जो एक संघ बनाया हुआ है IAV, यहाँ पे I का मतलब होता है इंटरनेशनल, A का मतलब होता है एसोसिएशन और V का मतलब वोल्केनोलॉजी, यानी इनके अनुसार आज कहें तो पृथ्वी सतह पर 500 सक्रिय ज्वालामुखी निर्मित हैं। यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल एसोसिएशन जो वोल्केनोलॉजी है इन्होंने बताया कि आज अगर हम देखें तो पृथ्वी के अंदर 500 प्रकार की जो पृथ्वी सतह है, जो धरातल है, उसके अंदर पूरे पृथ्वी पर देखें तो आज भी 500 ज्वालामुखी यहाँ पे निकलती हुई आपको नज़र आएंगी सक्रिय प्रकार की। जैसे हम बात करें तो माउंट यासुर एक ज्वालामुखी है। यहाँ हम ज्वालामुखी की कैसे बात करें तो माउंट यासुर प्रकार की एक ज्वालामुखी है जो कि वनातु द्वीप पर है। कहाँ पर है? वनातु द्वीप। और वनातु द्वीप है कहाँ पर? यह वनातु द्वीप प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। वहाँ पर लगातार हम देखें तो 800 वर्षों से लगातार यहाँ पे ज्वालामुखी निकल रही है। कहाँ पर? ये वनातु द्वीप है प्रशांत महासागर के अंदर, वहाँ पर लगातार 800 वर्षों से ज्वालामुखी देखने को मिल सकती है। एक हम बात करें एटना की, एटना ज्वालामुखी इटली की एटना ज्वालामुखी है, वो लगातार 109 वर्षों से लगातार देखा जा रहा है कि वहाँ पर ये ज्वालामुखी निकल रही है। एक ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली, ये स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है ये भी इटली की ज्वालामुखी है, यहाँ पर इस भूमध्य सागर में, जो कि लगातार 108 वर्षों से लगातार इसको देखा जा रहा है कि ये लगातार इसमें से लावा बाहर निकल रहा है, यानी जलता हुआ यहाँ पे लावा बाहर की ओर निकल रहा है। तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं उसके हम किनारे बोल सकते हैं कि ये जो किनारे हैं ये अभिसरण किनारे होते हैं। इस अभिसरण के कारण जो विस्फोटक प्रकार की जो ज्वालामुखी होती है वो निकलती रहती है यहाँ से मैग्मा बाहर की ओर। ठीक है, यानी अंदर का मैग्मा बाहर धरातल पर निकलता रहता है। फिर हम बात करें कि दूसरा जो किनारा होता है, इनके बाद में अगर हम बात करें तो दूसरा किनारा हम कहें तो अपसरण किनारा होता है। ये वहाँ पर अविस्फोटककारी यानी वहाँ पे जो तरल मैग्मा होता है वो धरातल पर आकर के फैल जाता है, यानी ये तो होता है जो गाढ़ा मैग्मा होता है। लेकिन जो अपसरण किनारे की बात करें जहाँ पे दरारें बनती हैं, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो इस क्षेत्र से निकलने वाले जो मैग्मा है वो मैग्मा तरल अवस्था में होता है तो निकलते ही फैल जाता है। तो यहाँ पे लावा पठार या जो लावा मैदान है उसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार के जो अपसरण किनारे पे जो भी ज्वालामुखी आएगी वो अविस्फोटक प्रकार की आएगी।
ठीक है। तीसरे जो केंद्र होते हैं इस ज्वालामुखी के, या तीसरे प्रकार की जो स्थिति बनती है कैसे उत्पन्न होती हैं हम ये पढ़ रहे हैं। या तो उत्पन्न होते हैं ज्वालामुखियाँ अभिसरण किनारों पे होती हैं, या उत्पन्न होती हैं अपसरण किनारों पर, या उत्पन्न होंगी हॉट स्पॉट जो क्षेत्र होते हैं, यानी गर्म जो तप्त क्षेत्र होते हैं, तप्त गर्म जो जल क्षेत्र होते हैं, या कोई भी धरातल हो सकता है जिसको हम हॉट स्पॉट बोलते हैं। हमने ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ा, उस टाइम में हमने उसकी चर्चा भी की है। टूजो विल्सन का एक सिद्धांत है ये, टूजो विल्सन ने हॉट स्पॉट थ्योरी दी है। तो वो हॉट स्पॉट जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो विवर होता है, जो प्लम्स पिच्छक होता है, वहाँ से मैग्मा जो ज्वालामुखी निकलती रहती है, जो प्लेट के बीचों बीच यानी केंद्रीय रूप में वहाँ पर ज्वालामुखी निकलती है। तो इस प्रकार के भी हम ज्वालामुखी उत्पन्न की स्थिति देख सकते हैं। एक अन्य कारण भी होता है, जो अन्य कारण के अंदर हम कह सकते हैं कि जो गैसें होती हैं उनका दबाव लगने से, यानी आंतरिक भाग में जो भी गैसें हैं उनका अंदर अगर दबाव लगेगा तो दबाव लगने से और धरातल का पानी रिस करके अंदर जाता है तो उनका प्रेशर भी बन जाता है। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी प्रत्यक्ष रूप में आती नहीं है, लेकिन जो आंतरिक भाग में ये ज्वालामुखी का बल जो होता है इसको और अधिक प्रभावी करने में इनका योगदान होता है। अन्य कारणों में हम क्या कहते हैं कि एक तो गैस होती है और एक जो रिस करके जो जल जाता है धरातल के अंदर, वो जल यहाँ पर पहुँच करके यहाँ प्रत्यक्ष रूप में तो वो यहाँ पे ज्वालामुखी को नहीं ला पाएंगे, लेकिन जो अंदर गैसों का जो प्रभाव लग रहा है, दबाव लग रहा है, उससे जो यहाँ पे ज्वालामुखी बल लग रहा था उसको और अधिक मजबूत या और अधिक प्रभावी कर देंगे, यानी बाहर निकलने के लिए। तो उनका भी एक हाथ होता है। तो उत्पन्न होने में हम चार स्थिति देखी। एक तो किसकी देखी है हमने, अभिसरण किनारे की, कि अभिसरण किनारे पे ये उत्पन्न होती हैं स्थितियाँ इस ज्वालामुखी की, इनका प्रमुख कारण है। दूसरा अपसरण किनारा है, वहाँ पर भी ज्वालामुखियाँ निकलती हैं। फिर तीसरा कारण हमने देखा कि जो हॉट स्पॉट क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ज्वालामुखी निकलती है। और चौथा हमने उत्पन्न होने का जो क्षेत्र है वो हमने बात की कि गैसों के दबाव के कारण, और यहाँ पर जो क्षेत्र है जल रिस करके जाता है उसके कारण यहाँ पे उसको प्रभावी करने में इनका हाथ होता है। तो ये चार प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो हमने देख लिए हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि जो ज्वालामुखी है उस ज्वालामुखी से जो निकलने वाले जो उद्गार है, जो भी उद्गार है, तो उस उद्गार से हम बात करें कि वहाँ पे कौन कौन से पदार्थ बाहर की ओर निकलते हैं। तो बाहर की ओर निकलने के रूप में हम जो ज्वालामुखी जो पदार्थ बाहर निकलते हैं इस क्षेत्र में, एक तो हमने बात की तरल पदार्थ की, एक बात की हमने गैस की, एक बात की हमने ठोस पदार्थ की। तो हम एक एक करके हम इनकी चर्चाएं करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं गैस की। उद्गार वाले यानी पृथ्वी के धरातल से जो उद्गारित जो पदार्थ होते हैं वो निकलते हैं, उनमें हम सबसे पहले किसकी चर्चा करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे गैस की। सबसे पहले गैस या जलवाष्प। ठीक है। यहाँ पे हम बात करें गैसों की, तो जो आंतरिक भाग होता है वहाँ पर यहाँ जो आंतरिक भाग से निकलने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उनमें 60 से 90% तक, यानी उसमें 60 से 90% जो तक जो अंश होता है, जो अंश होता है निकलने वाले पदार्थों में वो जलवाष्प का होता है। किसका होता है? जलवाष्प का, गैसों का। ठीक है। आप देखते होंगे कभी कुकर से जो बाहर की ओर सीटी निकलती है तो उसके साथ में सबसे ज़्यादा गैस निकलती है और पानी निकलता है। जो दाल के टुकड़े होते हैं वो कम ही निकलते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आंतरिक भाग से गैस और जलवाष्प ही सबसे ज़्यादा निकलता है, यानी निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें 60 से 90% तक अंश होता है वो जलवाष्प का होता है। यानी ये जो जलवाष्प है ये वायुमंडल जो होता है उस वायुमंडलीय भाग में जाकर के ठंडा हो जाएगा और वहाँ पे मूसलाधार वर्षा करेगी। जो हम बात करते हैं आंतरिक भाग है, जैसे ये धरातल है, धरातल से ये गैस निकली, जलवाष्प निकला, ये जलवाष्प ज्वालामुखी के कारण निकला हुआ है। ठीक है। अंदर से ये ज्वालामुखी के कारण बाहर की ओर निकला, आसमान में जाकर के यहाँ पे ये जलवाष्प और गैस होगी वो ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ठंडी। इसको भी समझ लो आप। हम धरातल है, ये वायुमंडल है, इसका ये धरातल है, धरातल के ऊपर जैसे ही वायुमंडल की ओर जाएंगे तो प्रति किलोमीटर यानी 6.5 डिग्री टेम्परेचर यानी सेंटीग्रेड की दर से यहाँ पे प्रति किलोमीटर की दर से टेम्परेचर होगा वो तापमान कम होता है। तापमान कम होता है, कम होता है।
जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे ताप ह्रास दर, ताप ह्रास दर, यानी यहाँ इसको कहेंगे नॉर्मल लैप्स रेट। क्या कहेंगे? नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं इसको कि धरातल से वायुमंडल की ओर जाते हैं। यहाँ पे सामान्य रूप में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। धरातल से जैसे ही हम हाइट की ओर जाएंगे तो 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। जैसे 1 किलोमीटर और गए तो 6.5 डिग्री और कम हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो तापमान और यहाँ पे जो आर्द्रता धारण करने की क्षमता है, उन दोनों में तो यहाँ पे दोनों में जैसे हम बात करें तापमान ज़्यादा होगा तो उस क्षेत्र में जो आर्द्रता धारण करने की क्षमता होगी वो कम होगी। तापमान ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगी, यानी जो कण होंगे वो फैलेंगे और उसके बीच की जो जगह होगी वो फैलेगी, तो वहाँ पे उसकी सामर्थ्य जो होगी, सामर्थ्य कैपेसिटी जो होगी उनकी वो बढ़ेगी। समझ रहे हो बात? और अगर वो बढ़ेगी तो यहाँ पर इसको आर्द्रता ज़्यादा चाहिए, यानी जलवाष्प ज़्यादा चाहिए। ध्यान देना, हम इसको एक समझने की कोशिश करेंगे छोटे से रूप में। इसका हम टॉपिक पढ़ेंगे वायुमंडल, जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे उसके अंदर। लेकिन एक बार इसको समझ लो, जैसे इस वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर जलवाष्प है, गैस है और धूलकण है, वायवीय कण है। इन तीनों तत्वों से मिलकर के अपना वायुमंडल बना हुआ है। इसके अंदर जो कण होते हैं, उनके अंदर जगह देखो, यहाँ पे 2 कण होते हैं, इसके बीच में ये क्षेत्र होता है, इसको रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको रंध्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये चाक है, इस चाक में जो कण होते हैं इनको आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके बीच में आप पानी डालोगे तो ये इसको सोच लेगा, इसको अवशोषित कर लेगा। तो यहाँ पे ये अवशोषण करने का मतलब इसके रंध्र हैं, उन रंध्रों के से होते हुए यहाँ पर ये पानी अंदर गया है। ठीक है, कण के अंदर नहीं जा सकता। उस कणों, 2 कणों के बीच में जो छेद होता है या छिद्र होता है, उस छिद्र से होकर के पानी अंदर जाता है, जो अवशोषित हो जाता है, इसके अंदर ऑब्जर्व कर लेता है ये। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे तो इस क्षेत्र में देखो, यहाँ पे इसके बीच में गैप है। अगर यहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ पे तापमान के कारण ये कण क्या होंगे? फैलेंगे, दूर हो जाएंगे। अगर तापमान कम होगा तो ये कण पास हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें गैप कितना है। यहाँ से कोई जलवाष्प है, इस हवा के कारण जलवाष्प यहाँ पे आया और इस कण के चारों ओर लिपट गया। समझ रहे हो बात? यानी इस क्षेत्र में ये लिपट गया। अगर इसके बीच में गैप ज़्यादा होगा, इसके यानी कैपेसिटी ज़्यादा है, सामर्थ्यता इसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसको ये जलवाष्प है, इसकी बूंद को बड़ा होना पड़ेगा। यानी बड़ा होगी बूंद, यहाँ पे बड़ी होगी तभी ही ये बड़ी होकर के 2 बूंद आपस में मिल करके ये पानी के रूप में नीचे आएगी। ठीक है, जिसको हम वर्षा बोलते हैं, जिसको हम संघनन बोलते हैं, वो संघनन ये क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहें कि अगर तापमान कम होगा तो ये कण पास पास होंगे। समझ रहे हो बात? जलवाष्प थोड़ा सा भी आया तो यहाँ इसके चारों ओर लिपटेगा, इधर इस कण के चारों ओर लिपटेगा। दोनों कणों की ये जो बूंद होगी दोनों एक हो जाएगी और एक होकर के बड़ी बूंद होगी, और बड़ी बूंद का जो वजन होगा, वेट होगा, वो ऊपर लोकेट नहीं रह सकता, लटका हुआ नहीं रह सकता, तो वो बड़ी होकर के नीचे आ जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। यानी ये संघनित रूप है। तो ये टेम्परेचर जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे तापमान के कारण ये कण होंगे वो सिकुड़ेंगे, पास पास होंगे, जिसके कारण यहाँ पर जो जलवाष्प धारण करने की क्षमता है इनकी वो कम हो जाएगी। यानी इसकी आर्द्रता सामर्थ्य क्या होगी? कम होगी, जिसके कारण ये जलवाष्प जो निकल करके हाइट की तरफ जा रहे हैं। ध्यान देना, इस ज्वालामुखी के जो विस्फोट के कारण जो ज्वालामुखी, ये जो जलवाष्प और गैस है वो हाइट की ओर जाएंगी, ऊंचाई की ओर वायुमंडल में जाएंगी। तो ये वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाने से ये गैस और जलवाष्प ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने के कारण ये जलवाष्प यहाँ पे इस कणों के चारों ओर लिपट करके और घनघोर यहाँ मूसलाधार वर्षा कर देगी। तो यहाँ पे कहते हैं कि इस क्षेत्र में जो गैसों से निकलने वाले जो जलवाष्प है वो वायुमंडल में ऊपरी भागों में पहुँच करके और ठंडा हो जाएगी, और ठंडे होकर के वो वापस पानी का रूप ले लेगी और वो नीचे की ओर आ जाती है, जिसको हम मूसलाधार वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मूसलाधार वर्षा कहते हैं। वो ज्वालामुखी के जलवाष्प जो गैस निकलती है उसके कारण होती है। इसके अलावा भी हम कहें तो कई प्रकार की जो प्रज्वलित गैस होती हैं, ज्वलनशील जो गैस होती हैं, वो भी निकलती हैं धरातल के अंदर से। जैसे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रकार की गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, या सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, या CO प्रकार की या कार्बन मोनोऑक्साइड प्रकार की गैस है। इस प्रकार की गैसें भी ज्वालामुखी से निकलती रहती हैं, जो प्रज्वलित गैस होती हैं।
समझ रहे हो बात। तो किस प्रकार की गैसें निकलती हैं, हाइड्रोसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस प्रकार की प्रज्वलित गैस होती हैं वो आंतरिक भाग से ज्वालामुखी से निकलती रहती हैं। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा जो पदार्थ पढ़ेंगे वो विखंडित जो पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ जो होता है, उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे, जो अनेक टुकड़ों में के रूप में बाहर की ओर आगे आते हैं। ठीक है, इसकी बात करें हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।